ये इनके गुणनखंड करने का तरीका है। ठीक है। अब क्वेश्चन सेकंड, पूर्णांकों को युग्म के एचसीएफ और एलसीएम के रूप में लिखना है और उनकी जांच भी करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके जो क्वेश्चंस हैं 26 और 91, ये इसका पहला क्वेश्चन है। हम पहले 26 के गुणनखंड करेंगे, 2 से डिवाइड देंगे 13 टाइम और ये 13 से 1 टाइम। अब 91 को देंगे हम डिवाइड, तो 7 से 13 टाइम और 13 से फिर 1 टाइम, यानी कि 26 के जो फैक्टर हैं गुणनखंड हैं 2 मल्टीप्लिकेशन 13 और 91 के हैं वो है 7 मल्टीप्लिकेशन 13। ये भी इसकी एक 1 पावर है। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो 26 और 91 का जो एचसीएफ है, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि 13, और 26 और 91 का एलसीएम होगा 1 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 13 मल्टीप्लिकेशन या 7 हमने पीछे लिख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। सो 182 इसका आंसर में आएगा। हमें जांच करनी है, तो जांच करने में क्या है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लिकेशन सेकंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लिकेशन एलसीएम, यानी कि ये फर्स्ट नंबर है ये सेकंड नंबर है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर 26 मल्टीप्लिकेशन सेकंड नंबर 91, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2366, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2366 रहेगा। ये इसका जांच और आंसर में आएगा। ऐसे ही हम आगे के क्वेश्चन को इसको और इसको करेंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन में 12, 15 और 21 है। हमें इसके क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएफ ज्ञात करने हैं। तो थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है 12 का, इसी तरह से हम 12 के गुणनखंड करेंगे। तो 12 के गुणनखंड में 2 से डिवाइड देंगे 6 टाइम, फिर 2 से डिवाइड देंगे 3 टाइम, फिर 3 से डिवाइड देंगे 1 टाइम। इसको देंगे हम 3 से डिवाइड देंगे तो 5 टाइम, 5 से डिवाइड देंगे तो हम 1 टाइम। ये 3 से डिवाइड देने पर 7 टाइम, 7 से डिवाइड देने पर 1 टाइम। अब क्या है कि इसके जो गुणनखंड निकले हैं हम उनको लिख लेंगे एक एक करके। जैसे 12, तो 12 क्या रहेगा आपका, 2 मल्टीप्लिकेशन 3। 15 को हम लिख लेंगे 3 मल्टीप्लिकेशन 5 और 21 को लिख लेंगे 3 मल्टीप्लिकेशन 7। अब जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ जो होगा 12 किसका 12, 15, 21 का, तो इनका जो एलसीएम होगा, एचसीएफ होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सब में कॉमन हो और सबसे बड़ा हो। तो 3 इसमें सबसे बड़ा है, 3 इसमें सब कॉमन होना चाहिए सभी में, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, लेकिन 5 इसमें है तो इसमें नहीं है 5, फिर इसमें भी नहीं है, 7 इसमें है बट इन दोनों में नहीं है, लेकिन 3 इन तीनों में कॉमन है। सो 3 टू पावर 1 यानी कि हाईएस्ट कॉमन में वो आ जाएगा। ठीक है। अब बात आती है एलसीएम की, तो एलसीएम की बात आएगी तो 12, 15, 21, इसमें क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशंस। ठीक है, छोटे से छोटा और सभी के मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लिकेशन है ना, 5 मल्टीप्लिकेशन 7। ठीक है, ये है आपका 4 मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लिकेशन 5 मल्टीप्लिकेशन 7, यानी कि 420 इसका आंसर रहेगा। कितना रहेगा, 420 इसका आंसर रहेगा। अब क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन पूरा इसमें आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा हुआ। बाकी क्वेश्चनों को हम स्वयं खुद करेंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चनों को स्टूडेंट खुद करेंगे स्वयं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं हम। 4 क्वेश्चन नंबर 4 हमें करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को क्या करना है हमें कि उसमें लिखा है कि
एचसीएफ दे रखा है इन दोनों का, ये एलसीएम हमें इन दोनों का निकालना है। एचसीएफ दे रखा है इन दोनों नंबरों का, एलसीएम इन दोनों का निकालना है हमें। तो हमने जो ऊपर एक फॉर्मूला पढ़ा है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लिकेशन सेकंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ और एलसीएम, यानी कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लिकेशन सेकंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ या एलसीएम, जो भी आप लिखना चाहो, एचसीएफ मल्टीप्लिकेशन एलसीएम मल्टीप्लिकेशन एचसीएफ। तो फर्स्ट नंबर है 306, इससे सॉल्व करते हैं। 306 मल्टीप्लिकेशन 657 इक्वल टू एलसीएम हमें नहीं, हाँ एलसीएम हमें निकालना है और एचसीएफ हमें दे रखा है। तो एलसीएम इक्वल 306 मल्टीप्लिकेशन 657, ये जो 9 है इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो हम इसका डिवाइड देंगे तो 9 से इसमें दे दें, 9 से डिवाइड 9 टू जा आपका, या 9 से इसमें दे दो, 9 से हम पहले 657 में देते हैं। सो 9 का हम डिवाइड देंगे इसमें, तो ये इसको इससे डिवाइड देंगे तो इसे 73 टाइम जाएगा। तो अब 73 टाइम में मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 306 का, जो आंसर आएगा आपका 22338। ठीक है, ये इसका क्या रहेगा, एचसीएफ रहेगा, एलसीएम ये इसका एलसीएम, ये आपका आंसर। ठीक है, हम अब क्वेश्चन आगे करते हैं 5। ठीक है, 5 क्वेश्चंस करते हैं हम। 5 क्वेश्चंस में क्या है, पहले एक बार पढ़ लीजिए कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक प्राकृतिक संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है, यानी कि शून्य होगी जिसके आखिरी में, वह 5 से विभाज्य होगी, हम जानते हैं। इसलिए उसके अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य संख्या 5 होनी चाहिए। अब जब 6 की पावर n है तो 6 की पावर n को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लिकेशन 3 लिख सकते हैं, उसका होल पावर n। तो 2 की पावर n अलग, 3 की पावर n अलग। 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और 3 है। 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 5 नहीं आ सकती, क्योंकि 5 है ही नहीं है। तो 6 पावर n किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए किसी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, इसे समझना, नहीं समझ में आए फिर एक बार दोबारा कोशिश करना पड़ने की, खुद आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 और 7, 2 क्वेश्चन रह गए हैं हमारे, हम उनको भी कर लेते हैं अभी। ठीक है, ये क्वेश्चन 6 है जिसमें 2 संख्या देख रखी हैं, ये और ये, यानी कि ये संख्या और ये संख्या अभाज्य संख्या हैं, अभाज्य संख्याएँ क्यों हैं ये हमें बताना है। तो हम पहली संख्या को लिख लेते हैं। पहली संख्या हमारे पास क्या है, 7 मल्टीप्लिकेशन 11 मल्टीप्लिकेशन 13 प्लस 13। इसमें से हम 13 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 7 मल्टीप्लिकेशन 11 यहाँ बन रह जाएगा और प्लस यहाँ पे भी बन रह जाएगा। तो ये क्या है, ये एक 13 से भाज्य है, क्योंकि यहाँ 13 एक गुणनखंड है, दी गई संख्या 13 से भाज्य है। तो दी गई संख्या 13 से भाज्य है। ठीक है, इसी तरह से दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या है हमारे पास, 7 मल्टीप्लिकेशन 6 मल्टीप्लिकेशन 5 मल्टीप्लिकेशन 4 मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 1 और प्लस 5। इन सभी में कॉमन है आपका 5। 7 मल्टीप्लिकेशन 6 यहाँ 5 की जगह पर 1 रह जाएगा, 4 मल्टीप्लिकेशन 3 है, 2 है, मल्टीप्लिकेशन 1 है और प्लस में 1। इसी प्रकार क्योंकि यहाँ 5 क्या है, एक गुणनखंड है, सो दी गई
संख्या किससे 5 से भाज्य है। ठीक है, ये क्वेश्चंस कंप्लीट। तो ये दोनों संख्याएं, ये और ये दोनों संख्याएं भाज्य हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार पढ़ लेते हैं कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्त पथ है और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लगाती हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 18 और 20 का हम एलसीएम निकालेंगे। सो पहले हम 18 के फैक्टर करेंगे 2 से 9 टाइम और 3 से 3 टाइम, फिर 3 से 1 टाइम। ये 12 है, 12 का 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम। ठीक, तो 18 2 मल्टीप्लिकेशन 3 टू पावर 2 लिख सकते हैं क्योंकि 2 टाइम 3 है, और 12 है तो 12 का लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लिकेशन 3। तो एलसीएम अगर हम निकालते हैं किसका 18 और 12 का, तो कितना निकलेगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लिकेशन 3 की पावर 2, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, छोटे से छोटा लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशंस। ठीक है, तो ये 4 मल्टीप्लिकेशन 9, तो ये कितना हो जाएगा आपका 36। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अतः सोनिया और रवि एक ही स्थान से चलने के बाद दोबारा 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो आज ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की है। जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं एक बार तुम खुद ट्राई करोगे, जो नहीं किए हैं आपके लिए छोड़े हैं तो आप उनको खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, थैंक यू।